हेलो एवरीवन। आप सभी का इस चैनल के पहले एपिसोड में स्वागत है। आज की कहानी कश्मीर में घटी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पापा का नाम अहमद है और वो एक लैब असिस्टेंट है। उन्हें हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे काम आते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करना, ड्रिप लगाना, ब्लड प्रेशर चेक करना और काफ़ी कुछ। और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में अपने साथ काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करा है लैब में होने के कारण। लेकिन ये वाली घटना उनकी लाइफ की सबसे खौफनाक घटना थी। ये कहानी उन्होंने मुझे तब सुनाई थी जब मैं शायद से 10 साल की थी। उस टाइम मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी और वो अनमैरिड थे। मेरे घर में तब सिर्फ और सिर्फ मेरे दादी दादू और एक पापा ही रहते थे सिर्फ। सर्दियों का टाइम था और शायद से रात के 12 या 12:30 कुछ बज रहे थे और मेरे घर वाले सभी सोए हुए थे। लेकिन तभी अचानक से हमारे मेन डोर की बेल बजती है और साथ ही ऐसा लग रहा था कि कोई हमें आवाज़ भी दे रहा है। मेरी दादी ये आवाज़ से कुछ सुनकर नींद से जाग गई और मेरे दादू को उठाने लगी। उनसे कहने लगी कि सुनो, कोई आधी रात को हमारे घर की बेल बजा रहा है और शायद से आवाज़ भी दे रहा है। और मेरे दादू ये सब सुन के नींद से उठ गए और कमरे से बाहर निकलने लगे, देखने गए कि आखिर मसला क्या है। और मैं थोड़ा सा आपको अपने घर का ओवरव्यू देती हूँ। मतलब जो हमारा मेन डोर है उसके बगल में एक खिड़की है बड़ी सी, जिससे हम ये देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है, क्या बाहर चल रहा है, ये सब कुछ देख सकते हैं हम खिड़की से। तो मेरे दादू बाहर आए कमरे से और उन्होंने पर्दा हटाया खिड़की से और वो देखते हैं कि बाहर एक आदमी है जो कि बेल बजा रहा है और हमें आवाज़ दे रहा है। मेरे दादू उसको जानते थे, वो शायद से वो लोकल ही था, तो मेरे दादू उनको जानते थे। तो इस वजह से मेरे दादू ने हमारा गेट खोल दिया और उनसे पूछा कि इतनी रात को सब ठीक तो है। उन अंकल ने मेरे दादू को कहा कि आधी रात को आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अहमद घर पे होगा क्या? उन्होंने मेरे दादू से पूछा। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे पापा को तेज़ बुखार हो गया है और उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए थी। तो मेरे दादू ने बिना कुछ सोचे समझे मेरे पापा को जगाया और कहा कि इन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए तो इनके साथ चले जाओ। मेरे पापा नींद से उठे और उन्होंने गर्म कपड़े पहने और उन अंकल के साथ चल दिए। और वैसे भी मेरे पापा लोकेलिटी में काफ़ी हेल्प वगैरह करते रहते थे। गांव में यही एक ख़ास बात है कि लोग एक दूसरे की मदद कभी भी करते थे। उन्होंने आज से पहले भी गांव में काफ़ी मदद की है। खैर, वैसे मेरे पापा और वो अंकल एक दूसरे को जानते थे और वो रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक चिनार का पेड़ पड़ता है जिसको क्रॉस करके ही उन अंकल के घर पहुंच सकते थे और वो पेड़ आज भी यहाँ पे मौजूद है। वो पेड़ यहाँ के लोकल के लोगों में काफ़ी फेमस है। फेमस इन द सेंस कि उस पेड़ के साथ जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। जब मेरे पापा और वो अंकल वहाँ से क्रॉस हो रहे थे
तो मेरे पापा देखते हैं कि वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की जिसके लंबे लंबे बाल है और वो इतना प्यारा सूट पहन के अपने बालों को कंघी कर रही थी और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में कुछ गुनगुना रही थी। फिर मेरे पापा ने बोला कि जब मैंने ये देखा तो मैं वहीं रुक गया और मेरे पसीने छूटने लगे। और जो मेरे पापा के साथ वो अंकल थे वो काफ़ी निडर टाइप के आदमी थे। उन्होंने मेरे पापा को कहा कि आप डरो मत, ये जितना बुलाएगी इसकी तरफ ध्यान मत देना। मैं अभी अभी यहीं से आया था, ये तब भी यहीं थी और अभी जब हम जा रहे हैं यहाँ से ये तब भी यहीं है। बस आप इसकी तरफ एक नज़र भी मत देना। अगर आपने 3 बार इसको देख लिया तो ये आपको पोजेस कर लेगी, ये आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि उन अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम आगे चलते रहे और आगे चलते रहे। कुछ टाइम बाद उसने फिर मेरे पापा को आवाज़ लगाई और कहा कि सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? सुनो ना, इधर आओ, मेरे पास आओ। उसने ये कुछ बहुत प्यारी आवाज़ में कहा और जब मेरे पापा ने ये सुना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने उसकी तरफ देख लिया। जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसने वापस से कहा, सुना तुमने? मैंने इधर बुलाया तुम्हें, कहाँ जा रहे हो? सुनो ना, आओगे नहीं तुम? और पीछे से वो अंकल मेरे पापा को बार बार बोल रहे थे कि इसकी तरफ मत देखो। और वो लोग आगे चलते रहे। कुछ देर बाद उसने वापस से मेरे पापा को आवाज़ दिया और कहा कि सुनो ना, मत जाओ। मैंने कहा ना, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। और दूसरी बार भी मेरे पापा ने उसकी तरफ देख लिया। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की ने वापस से मेरे पापा को आवाज़ लगाई और कहा कि आओगे नहीं तुम? कहाँ जाओगे मेरे बगैर? बोलो ना। कुछ ऐसा कहा उसने। और जैसे ही मेरे पापा ने ये सुना तो उन्होंने तीसरी बार भी उसकी तरफ देख लिया और यहाँ होता है खेल ख़त्म। जैसे ही मेरे पापा ने तीसरी बार उसकी तरफ देख लिया, उन्होंने उन अंकल से कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो। और वो अंकल ने हमसे जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनका हाथ छोड़ा तो वो बुखार से तप रहे थे, वो काफ़ी गर्म थे। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद मेरे पापा ने उनसे रास्ते में एक बार भी बात नहीं की। और वो लड़की या फिर वो औरत, बेसिकली वो एक जिन था। हम कश्मीर में ये जिन पे काफ़ी विश्वास करते हैं। तो बेसिकली उस जिन ने मेरे पापा को पोजेस कर लिया था। अब मेरे पापा पे उसका कंट्रोल था। और कुछ टाइम बाद पापा और वो अंकल उन अंकल के घर में पहुंच गए। और उन अंकल के घर में जब वो पहुंचे तो उन्हें चाय और बिस्किट ऑफर किया। तो उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे आज से पहले उन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं है, कभी उन्होंने ये सब चीज़ें खाई ही नहीं है। वो ऐसा खा रहे थे कि वो ये सब चीज़ें पहली बार खा रहे हो। और उन अंकल को मेरे पापा के ये सब हरकतों से पता लग चुका था कि इनके साथ वो काम हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। उस जिन ने मेरे पापा को पोजेस कर लिया था, ये बात उन अंकल को पता लग चुकी थी।
और तो और मेरे पापा ने वहाँ पे इतना सब कुछ खाने के बाद भी रात का बचा हुआ खाना सबका सब खा लिया था, पूरा पूरा खाना खा लिया था, डिनर। और मेरे पापा की ये सब हरकतें देखकर उन अंकल ने मेरे पापा को ज़ोर से डांटने की कोशिश की। उनसे कहा कि क्या हो गया तुम्हें, कैसे जानवरों की तरह खा रहे हो। मेरे पापा ने ये सुनने के बाद उन अंकल को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो बहुत दूर जाके कोने में गिर गए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पापा ने उन अंकल के पापा को, जिनकी वो हेल्प करने गए थे, उनके साथ भी काफ़ी मार पिटाई की। उन अंकल ने मेरे पापा को काबू करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो काबू ही नहीं हो रहे थे उनसे। तो उन्होंने लास्ट में अपने आस पड़ोसियों को जगाना सही समझा। उन्होंने अपने पड़ोसियों को जगाया और उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे पापा को काबू में लाने के लिए बहुत लोग लगे थे। उन्होंने मेरे पापा को बांध के एक कमरे में बंद कर दिया, जब तक कि वहाँ एक मौलवी साहब नहीं आते तब तक के लिए। कुछ टाइम बाद, 1 घंटा या शायद से आधा घंटे बाद, मौलवी साहब वहाँ पे आए और उन्होंने मेरे पापा के ऊपर कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर कुछ पढ़ा तो मेरे पापा बेहोश हो गए। उन अंकल ने ये भी कहा कि जब मौलवी साहब मेरे पापा के ऊपर कुछ पढ़ रहे थे तो मेरे पापा एक लड़की की आवाज़ में बहुत ज़ोर से चिल्लाए। और जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, उस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ खुल गए और ऐसा लगा कि मानो कमरे से बाहर एक कोई तेज़ हवा का झोंका निकला हो। ये सब होने के बाद मेरे पापा सीधे ही बेहोश हो गए थे। सुबह तक उन्हें कोई होश नहीं था और जब सुबह वो उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था और वो इतना डर गए थे कि वो उन अंकल के घर में ही रुक गए 1-2 दिन के लिए। उन्हें बुखार हो गया था और वो कांप रहे थे। उन्हें वापस घर आने के लिए भी काफ़ी डर लग रहा था। उनको ये डर था कि मेरे को घर जाने के लिए वही रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे दादा ने उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया और 1-2 दिन के लिए वहाँ पे रहने दिया, जब तक कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती है। और फिर 2 या शायद से 3 दिन बाद मेरे पापा नॉर्मल हुए और उन्हें वापस घर लाया गया। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई भी चाहता हो कि उनकी कहानी इस चैनल पे नरेट की जाए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टा पेज का लिंक दिया है। आप वहाँ हमें डीएम कर सकते हैं, अपनी कहानी को सबमिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।